कल जो बात उन्होंने कही थी कि हम 2-3 हफ्ते में वहां से निकल जाएंगे, लेकिन वही 2-3 हफ्ते अब भारी लगने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम ईरान के एनर्जी साइट्स पर अब स्ट्राइक करेंगे। जो एनर्जी साइट्स की लड़ाई की बात थी कि हम दुनिया, जो हमारी पूरी दुनिया है वो एनर्जी वॉर में ना चली जाए, उसका डर अब लग रहा है कि अब हो सकता है कि एनर्जी वॉर शुरू हो सकती है और ईरान भी बदले में बाकी के एनर्जी साइट्स को कतार में या बाकी जगह स्ट्राइक कर सकता है। कर्नल सिरोही। देखिए नागेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब की बारी इन्होंने स्पीच दी है। अदरवाइज वो अपने ख्यालात जो है अपने सोशल ट्रुथ के ऊपर जो वो अपने ट्रूथ बताते सोशल, रहते हैं, जो उनका खुद का ट्रुथ कंपनी है, सोशल के बताते रहते हैं, और वो अपने ख्यालों को जाहिर करते रहते हैं। और उन ख्यालों को सुनने के बाद मुझे लगता है अब उनकी बातों पे शायद कोई ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आज वो बोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो कल क्या बोलेंगे। जी तो अभी जो, लेकिन मैं जो उनकी स्पीच जो थोड़ी बहुत मैंने सुनी है और जो आपसे मैंने जाना है, उसमें चंद एक चीजें हैं। सबसे पहले वो अपनी अचीवमेंट गिना रहे हैं। तो अचीवमेंट गिनाने का मतलब ये है कि अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को, जो तकरीबन 90,000 से ज्यादा लोग या 1 लाख से ज्यादा लोग जो जगह जगह सड़कों पे उतरे, उनकी 50 की 50 स्टेट्स के ऊपर, और जी उन्होंने नो किंग के जो है नारे लगाए हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, नॉट ओनली हिम, उनके जो बिलियनर जो दोस्त है वो भी इस लड़ाई से बहुत पैसा बना रहे हैं। तो ये उन्होंने कही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो उन्होंने स्पीच जो दी है, ये उनकी मजबूरी थी अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को शांत कराने के लिए। दैट इज नंबर वन। जी नंबर दूसरा जो है, जिस तरीके से उन्होंने कल बयान दिया कि ये जो है हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं छेड़ेंगे, और जो उनको तेल चाहिए, खासतौर पर वो अपने यूरोपियन कंट्रीज और नाटो जो उनके अलाइन कंट्रीज हैं, जी उनके लिए वो संदेश था कि जिनको तेल चाहिए या तो आप तेल हमारे से खरीदें, या जाके आप जो स्टेट हॉर्मूज को खोल लें। तो इससे दूसरी चीज से ये साफ जाहिर होता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए अब वो बजाय इसके कि पहले उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलो, नहीं तो हम एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला करेंगे, आपके पावर प्लांट्स में करेंगे, फिर उन्होंने 5 दिन दिए, फिर जी 5 दिन से बढ़ा के अब 10 दिन दे दिए। तो इसका मतलब है ये एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, ये ईरान को डराने के लिए, क्योंकि ईरान के पास सबसे ज्यादा जो उनका सॉफ्ट टारगेट है जी वो है उनके एनर्जी साइट्स और उनके जो पावर प्लांट्स। तो वो बार बार डरा रहे ईरान को कि ताकि ये किसी तरीके से झुक जाए। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, इससे साफ जाहिर है कि वो अपना अब जो है एक ऐसी लड़ाई के मोड़ पे पहुंच गए जहां वो अब चाहते किसी तरीके से अपना पल्ला झाड़ना। जी तो वो अब पल्ले झाड़ने के मूड में आ गए हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी अगले 20-25 दिन और लड़ाई चलेगी। तो उससे साफ जाहिर ये होता है कि ये ऑप्शन इन्होंने अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ अब जो इन्होंने ये स्पीच दी है, ये सिर्फ अपने डोमेस्टिक पब्लिक के लिए और अपने जो इनके अलाइड नेटो कंट्रीज के दोस्त यार हैं उनको जी बताने के लिए दी है। नागेंद्र जी। जी आइए एक बार सुन ही लेते हैं उन्होंने क्या कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दुनिया के लिए। एक स्पीच देने की तो चलिए नेताओं की आदत है ही, बिग अनाउंसमेंट अराउंड 8 और 9, तो उन्होंने भी अपने यूएस में 9 बजे ये अनाउंसमेंट किया। सुन लीजिए। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil.
even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust. जी, तो सिरोही साहब, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स बताए और हम तो जानते हैं कि उनके लक्ष्य काफ़ी हर दिन बदलते रहते हैं। और वो बात कर रहे थे कि जैसा आप पहले बता रहे थे कि उन्होंने पैसे बनाए और प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको लगता है कि जिस प्रकार से वो हर दिन, हो सकता है कि आज भारत का भी जो शेयर मार्केट है कल ऊपर गया होगा पक्का, और आज वो नीचे जाने वाला हो सकता है जब 9 बजे मार्केट खुले आफ्टर ट्रम्प स्टेटमेंट। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से ट्रम्प ने गोल गोल घुमाया है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई है, तो मैं इस चीज को अच्छी तरह समझता हूं। जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जब भी स्टेटमेंट आती है, वो वेरी क्यों करती है? वो वेरी इसलिए करती है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को वेरी कराना चाहते हैं। अब इन्होंने जो पहले स्पीच दी, उन्होंने कहा कि उनके जो बाकी एडवाइजर्स हैं, जो यस मैन वाले एडवाइजर्स हैं, यस सर वाले, वो जो कहते हैं कि जो लड़ाई, जेडी वांस कहते हैं जल्दी वाइंड अप करेंगे, जल्दी वाइंड अप करते मार्केट ऊपर जाती है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं कि नहीं, हम जो अभी तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते करेंगे, मार्केट फिर डाउन जाती। तो ये मार्केट को फ्लक्चुएट किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक सट्टा बाजार की तरह, जो सट्टा बाजार में काम करते हैं लोग, उनकी तरह जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हर्षद मेहता का एक केस हुआ था बहुत पहले, वो भी यही काम करते थे, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, जिससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया, और बाद में खैर वो अरेस्ट हुए, बहुत जो है गंदी मौत मरे थे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो एक बिजनेसमैन की तरह इस लड़ाई को चला रहे हैं, मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। नंबर दूसरा, अब वो कह रहे हैं, जो उनका स्टार्ट था, वो कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो उन्होंने आज तक ये नहीं बताया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव थे क्या। उसके बाद अब वो कह रहे हैं हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्या आपने अचीव किया, सिवाय आपने वहां पे डिस्ट्रक्शन के, तबाही के, आपने क्या अचीव किया? आप बार बार कह रहे हैं, जी सॉरी सर, मैं आप बीच में, उसको उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने इतनी तबाही मचाई है जितनी कि कभी किसी ने नहीं मचाई होगी, और अगले 2-3 हफ्ते हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो मैं वही उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा था सर, कि इसको हम एक अचीवमेंट मान सकते हैं क्या जो सेना ऑन ग्राउंड लड़ रही है, अगर आप लोगों को केवल मार रहे हो तो इसको आप एज ए अचीवमेंट कभी काउंट कर सकते हैं कि हमने 3000 लोगों को मार दिया, 4000 लोगों को मार दिया? देखिए नागेंद्र साहब, अमेरिकन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। 1945 में इन्होंने क्या किया था जापान के साथ? जापान में इन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब मारे, हिरोशिमा नागासाकी में हजारों आदमी, जो लाखों आदमी तबाह कर दिए, मर गए लोग जो है, और जनरेशन उन्होंने जो है पूरी की पूरी खत्म कर दी थी। तो अमेरिका के लिए जो अचीवमेंट है, दूसरे देश की तबाही मचाना एक उनकी अचीवमेंट है। जहां पे भी गए हैं, अगर उन्होंने इस देश में तबाही मचा दी है तो वो उनकी अचीवमेंट है। अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी और हमने जो है ईरान को अगले और 2-3 हफ्ते में हम उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। स्टोन एज क्या थी? स्टोन एज जो है, जिस टाइम आदमी, मनुष्य जो है पत्थरों से जो है लड़ाई लड़ता था, उस मतलब जो बिल्कुल ही एक, कहते हैं आज से हजारों साल पहले पहुंचा दिया है। तो क्या हजारों साल पहुंचाने के बाद क्या ईरान ने घुटने टेके हैं? अगर इतना करने के बाद ईरान घुटने टेकता तो हम कहते हैं हाँ जी, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, अचीव हो गए, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान तो आज भी आपके ऊपर हमला कर रहा है, ईरान तो आज भी आपका जो आप बोलते हो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप उनके एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला करें, फिर ईरान बताएगा कि एनर्जी सेक्टर को कैसे तबाह किया जाता है। आप उनके पावर प्लांट्स को तबाह कीजिए, तब पता लगेगा पावर प्लांट्स कैसे खत्म होते हैं। आप उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को खत्म करिए, तब वो तो ये जो है मेरा जो पॉइंट था नागेंद्र साहब, वो ये था कि वो बार बार कह रहे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव थे अचीव कर लिए। मुझे नहीं पता उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कोई हिडन ऑब्जेक्टिव थे
तो बात अलग है, अदरवाइज सिवाय तबाही मचाने के उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। वो दूसरा वो कह रहे हैं रजीम चेंज, अरे रजीम चेंज कहाँ है? लोग तो वही लोग जो है, ठीक है जनरेशन आपने खत्म कर दी, जो उनके लीडर थे उनको खत्म कर दिया, लेकिन जो उनके अब लीडरशिप है उनकी तो सोच वही है, वो तो अभी भी जो इस्लामिक उसमें बिलीव करते हैं। तो आप आदमी मार सकते हैं, लेकिन आदमी की आप सोच नहीं मार सकते। अगर सोच नहीं मारी आपने और उसी सोच वाले लोग जो है वहां पे ऊंचे पद अधिकारी हैं, तो इसका मतलब आपका रजीम भी चेंज नहीं हुआ। तीसरी चीज है, आप कह रहे हैं कि डील करेंगे, आप डील तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो डील वाली नहीं, आप थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप जो ईरान को पहले दिन से आप जो है ईरान को डरा के डील करना चाहते हैं, और मैं पहले दिन से नागेंद्र जी आपके चैनल से कह रहा हूं, ईरान धमकियों से डराने से ईरान डील नहीं करेगा। अगर आपको ईरान से सच्चे दिल से डील करना चाहते हो तो उनसे जो है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से या एक देश दूसरे देश के साथ इज्जत से पेश आता है उससे पेश आओगे तो आपकी ये डील होगी नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.